Hello everyone, welcome to economics classes. I am Priyanka and today we are going to do the part of international economics part 2. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वो आप देख लेना। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और PYQs के थ्रू हम कंप्लीट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है आज का। एज पर ग्रेविटी मॉडल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टू कंट्रीज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन देम। ग्रेविटी मॉडल के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा कंट्रीज के बीच में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड की तो ये किसके साथ लिंकअप है, हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ इसे लिंक कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो ट्रेड है बिटवीन टू कंट्रीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इकोनॉमिक मास के। इकोनॉमिक मास का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जीडीपी के। मींस जितनी ज्यादा जीडीपी उतना ही ज्यादा ट्रेड। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कंट्रीज में उतना ही कम ट्रेड होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा। डिस्टेंस इज लाइक अ बैरियर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। डिस्टेंस किस तरीके से काम करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ऑप्शन बी डिस्टेंस हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन ट्रेड इंटेंसिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या ये भी लिंकअप है? देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट हाँ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन क्या ये ग्रेविटी मॉडल से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं है। फॉरेन ट्रेड इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है ट्रेड की, वो ग्रेविटी मॉडल से रिलेटेड नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ऑल दो इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए, लेकिन ये ग्रेविटी मॉडल का बेसिक वेरिएबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज और आर अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज आपस में क्या करती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती है। जैसे आसियान कंट्रीज है, सार्क नेशंस हैं, ये आपस में क्या करते हैं, these are the economic integrations of the developing countries. yes, so हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से economic integrations हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, सेकंड इज कैरेबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, थर्ड इज लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट की, और इसका रीजन क्या है, सेंट्रल अमेरिका है, ऑफ कोर्स मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, सेल्वाडोर और निकारागुआ और कोस्टारिका। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस को इम्प्रूव करना और ट्रेड को लिबरलाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या ये है? बिल्कुल है। ये क्या करते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है, टू एनकरेज फ्री ट्रेड, आपस में फ्री ट्रेड को एनकरेज करना। जितने भी कैरेबियन नेशंस हैं जैसे कि एंटीगुआ है, बारबाडोस है, गुयाना है, और बाद में जो इसका नाम है वो चेंज होके क्या हो गया है, कैरीकॉम। कैरीकॉम का क्या मतलब है, कैरीकॉम कैरेबियन कम्युनिटी, हाँ कैरेबियन कम्युनिटी इसका नाम चेंज हो गया है। लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। यस, इसका भी मेन रीजन क्या है, लैटिन अमेरिका जिसमें सारी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती हैं, जैसे अर्जेंटीना है, ब्राजील है और मैक्सिको है। ठीक है, इनका भी मेन एम क्या है, फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करना, और इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन। ठीक है, सो यस, ऑल द थ्रीज आर इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर गिवन है, एक टेबल भी मैंने बना के यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस, कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हैं। जैसे आसियान है, एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया के लिए, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, SADS है सदर्न अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी, और इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका। ये सारी ऐसा नहीं है कि आपके पास यही ऑप्शंस आएंगे, ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको भी एक्सप्लेन करके यहाँ पे टेबल में मेंशन कर दिया है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। हमें इन सारी थ्योरीज को क्या करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन अप्रोच की, इसके साथ साथ ये थ्योरी किसे इकोनॉमिक्स ने दी है वो भी हम देखेंगे, कौन से ईयर में दी है वो भी देखेंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये किसने दी है, सिडनी
अलेक्जेंडर ने दिया है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, ठीक है, ये PYQ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि ये थ्योरी किसने दी है, सिडनी अलेक्जेंडर ने, इन द ईयर 1957। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो एब्जॉर्प्शन अप्रोच थ्योरी क्या कहती है, ये लिंक अप करती है BOP को किसके साथ, यूजिंग नेशनल इनकम एंड एब्जॉर्प्शन। नेशनल इनकम एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन मतलब आपकी स्पेंडिंग, इन दो चीजों को लिंकअप करती है, ठीक है। कौन सी थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन थ्योरी की, जो सिडनी अलेक्जेंडर ने दी है, तो ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि अगर आपके BOP में करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब आपकी जो स्पेंडिंग है, आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, वो ग्रेटर देन है आपकी इनकम से। स्पेंडिंग आपकी ज्यादा है, इनकम आपकी कम है, ऑब्वियसली नेशनल इनकम कम है और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। अगर ये सरप्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी एब्जॉर्प्शन कम है और आपकी इनकम क्या है, ज्यादा है। तो ये एक व्यू है जो सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाता है। नेशनल इनकम और एब्जॉर्प्शन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम। एक बार मैं इसे रेज कर देती हूँ। नेक्स्ट इज फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम। ये किसने दी थी, बताइए कौन सी ईयर में दी थी। एब्जॉर्प्शन अप्रोच कब आई थी, 1957, यहाँ पे लिख देते हैं, इन द ईयर 1957 सिडनी अलेक्जेंडर। फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम किसने दी थी, पॉल सैमुअल्सन ने दी थी। कब दी थी, इन द ईयर 1933, ठीक है। कि जो ट्रेड है वो इक्वलाइज हो जाता है। अगर हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे जो फैक्टर के प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे अक्रॉस द कंट्रीज। रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल, ये पॉल क्रुगमैन ने दिया था और जेम्स ब्रेंडर ने, मेनली क्रुगमैन एंड सॉरी ब्रेंडर, ठीक है। कब दिया था, इन द ईयर 1981। नेक्स्ट इज लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स किसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी के कॉन्ट्राडिक्शन में है। और लियोन्टिफ पैराडॉक्स कब आया था, इन द ईयर 1953, और दिया भी किसने था, वेस्ली लियोन्टिफ ने दिया था, उन्हीं के नाम से ये थ्योरी। इमेस्मराइजिंग ग्रोथ कल भी हमने किया था, जगदीश भगवती, ठीक है। और ये कब आया था, इन द ईयर 1958। सो अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पुराने हमारे क्या है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, मींस ऑप्शन बी, देन ऑप्शन डी आपकी लियोन्टिफ पैराडॉक्स, उसके बाद ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन अप्रोच, उसके बाद ऑप्शन ई इमेस्मराइजिंग ग्रोथ, और सबसे लेटेस्ट क्या है आपकी रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल, पॉल क्रुगमैन एंड ब्रेंडर ने, ठीक है। BDAEC, यस। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की क्लास ली थी, उसमें भी करवाया था, और इन सबके ईयर भी हमने करे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वन बाय वन हम इसके ईयर देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ईयर भी आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को भी आता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कब आया था, इन द ईयर 1966 में आया था, और इसके मेंबर कितने हैं वो भी याद रखना है, 158। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कब आया था, इन द ईयर 1960 आया था, और इसके कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब आया था, इन द ईयर 1956 आया था, और इसके मेंबर्स कितने हैं, 186 हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कब आया था, इन द ईयर 1985 आया था, और इसने अपनी वर्किंग कब स्टार्ट की थी, इन द ईयर 1988 इफेक्टिव था, और इसके मेंबर कितने हैं, 181 मेंबर हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये कब आया था, इन द ईयर 1944 में ही आया था, ब्रेटन वुड के टाइम पे, और इसके मेंबर कितने हैं, 189 मेंबर हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी सबका मेंबर इंडिया है। ये मैंने तब भी करवाया था, BCDE, सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इंपोर्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड विद कोटा, जब हम इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं किससे, कोटा से, रादर देन टैरिफ,
टैक्स ना लगा के हम क्वांटिटी कोटा लगा रहे हैं। द कॉस्ट इज समटाइम्स मैग्नीफाइड बाय अ प्रोसेस, हमारी जो कॉस्ट है वो मैग्नीफाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किस प्रोसेस से? रेंट सीकिंग, कोटा सीकिंग, टैक्स सीकिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, जब हम कोटा लगा रहे हैं इसका मतलब हमने क्या लगा दी? फिजिकल लिमिट लगा दी है ना, फिजिकल लिमिट हमने इम्पोज कर दी है। और टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब है हमने टैक्स लगा दिया है। तो इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड हुए हैं फिजिकल लिमिट से, ना कि टैक्स लगा के। तो इससे हमारी इकोनॉमी में क्या जनरेट हो जाएगी? स्केर्सिटी, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी क्वांटिटी पे। स्केर्सिटी किसकी? इंपोर्टेड गुड्स की स्केर्सिटी जो है इकोनॉमी में जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और इस स्केर्सिटी से क्या जनरेट होगा? हमारा इकोनॉमिक रेंट जनरेट हो जाएगा। Yes, this scarcity will generate the economic rents. Economic rents का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो अब नहीं बचेगा कम्पिटिटिव मार्केट में। और अगर आपको चाहिए कि आपको एक्सेस हो लिमिटेड इंपोर्ट्स जो आप कर रहे हो, फर्म्स अपने रिसोर्सेज को क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल फेवर लेके करे, चाहे ब्राइब देके करे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं? इसी बिहेवियर को कहते हैं रेंट सीकिंग। ठीक है, रेंट सीकिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एफर्ट जो इंडिविजुअल करता है या फिर कोई फर्म करती है, किसके लिए? टू गेन द इकोनॉमिक एडवांटेज, टू गेन इकोनॉमिक एडवांटेज। फर्म या कोई इंडिविजुअल ऐसे एफर्ट्स कर रहा है मैनिपुलेट करके, किसको? पॉलिटिकली या फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के थ्रू आप कर रहे हो, ना कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, जबकि आप बेनिफिट ले रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज का। और ये कॉस्टली क्यों होता है ये भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो है नहीं, और ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट को भी क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। करप्शन, इनएफिशिएंसी भी जनरेट हो जाएगी इकोनॉमी में। सो दिस इज वाई दैट्स वाई इट इज कॉस्टली। कोटा और टैरिफ में भी मैंने डिफरेंस दे रखा है, क्वेश्चन कई बार आता है तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हेजिंग तो नॉर्मली ये क्वेश्चन अलग से भी आया है कि हेजिंग का क्या मतलब है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्बिट्रेज की, आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि आपने करेंसी को बाय किया चीपर और सेल किया हाई प्राइसेस पे। यस, दैट इज आर्बिट्रेज। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है? रेफर टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज चीपर। यस, जहां सस्ती है वहां पे आपने खरीद लिया और कहाँ बेच दिया जाके? जहाँ पे वो एक्सपेंसिव है। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है अवॉइडिंग और मिनिमाइज करना अपने रिस्क को, अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उसके लिए आप क्या करते हो? हेजिंग करते हो। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? वैसे जनरली स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? सट्टे लगाना। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू एक्सेप्ट, और मतलब उन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लेना पड़ेगा। It refers to when an investor accept and seeks foreign exchange risk. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब क्या है? जो भी अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से? फॉरेन एक्सचेंज में प्राइसेस में चेंज होने की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। सो ए का ऑप्शन क्या है? थर्ड। बी का ऑप्शन क्या है? फोर्थ। सी का स्पेकुलेशन का क्या है? फर्स्ट। और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का क्या है? 2। 3 4 1 2 3 4 1 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यस, मैचअप से रिलेटेड है। एड वैलोरम टैरिफ क्या है? ऑटार्की, कंपाउंड टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ। सबसे पहले अगर हम एड वैलोरम टैक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या है? जो भी टैक्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग जब टैक्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एड वैलोरम टैक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी, फिक्स सम, कॉम्बिनेशन, नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो एड वैलोरम का क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। यस, ओटार्की। ओटार्की का मतलब क्या होता है? कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। नो ट्रेड विद अदर कंट्री, वो सिचुएशन कौन सी होती है? ओटार्की की सिचुएशन। कंपाउंड टैरिफ का मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन, किसका? एड वैलोरम का और स्पेसिफिक का, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो क्या हो गया? कंपाउंड टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब क्या है? ए फिक्स्ड सम पर यूनिट, जैसे आपने ₹10 पर केजी टैक्स लगा दिया तो वो क्या हो गया? एक फिक्स सम हो गया। सो यस, अकॉर्डिंग टू दिस ए का क्या है? फोर्थ, बी का क्या है आपका? थर्ड,
सी का ऑप्शन क्या है आपका 2 और डी दैट इज स्पेसिफिक टैरिफ क्या है 1, 4321। यस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम आराम से पढ़ेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल रीजंस फॉर सरप्लस इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो सरप्लस आ रहा है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? डिक्लाइन इन इंपोर्ट, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन इनकम टैक्स या हाई आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर आपके इंपोर्ट्स कम हो गए, मतलब आपकी इकोनॉमी से फॉरेन एक्सचेंज बाहर कम जा रहा है, तो इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? सरप्लस। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में डिक्लाइन हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल इनफ्लो तो होगा नहीं, लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिलेगा? कैपिटल क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो इससे सरप्लस तो जनरेट नहीं होगा, इससे तो हमारी डेफिशिट इकोनॉमी में क्रिएट होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स हो गए तो इसका मतलब हम क्या अर्न कर पाएंगे? वी आर एबल टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, सो यस दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ सरप्लस। इंक्रीज इन इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स बीओपी का कोई कंपोनेंट है? नहीं, ये यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। हाई आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हो तो इससे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, सरप्लस इकोनॉमी में थोड़ी ना आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, यस दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ moving toward next question, yes, the secular deterioration of terms of trade for less developed or low developed countries has been explained by, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ट्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस याद हो तो, और जगदीश भगवती जो हमने अभी किया है। ऑप्शन ए जेएस मिल, सिंगर, एडम स्मिथ, रोल प्रेविस्ट और जगदीश भगवती। सो जेएस मिल की अगर हम बात करें तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, यस वी ऑल नो दैट ही इज वन ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो ये तो नहीं है, इन्होंने तो नहीं बात करी थी इसके बारे में। और अगर हम बात करें सिंगर और प्रेविश, ये दोनों तो हैं ही। यस, प्रेविश सिंगर हाइपोथेसिस जो है, जो बात करती है सेकुलर डेटरेटेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड की लॉन्ग टर्म में लेस डेवलप कंट्रीज को नुकसान होता है, उनको कोई फायदा नहीं होता ट्रेड से। क्यों? क्योंकि लेस डेवलप कंट्रीज मोस्टली जो एक्सपोर्ट करती हैं वो किसका करती हैं? प्राइमरी गुड्स का करती हैं, और प्राइमरी गुड्स से इकोनॉमी को फायदा नहीं होता। अगर आप कैपिटल गुड्स कर रहे हो एक्सपोर्ट तो आपकी इकोनॉमी को फायदा है, प्राइमरी गुड्स कितना ही एक्सपोर्ट कर लोगे। सो ट्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस। एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी, ये थ्योरी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, देख लेना, तो वो भी नहीं है सेकुलर डेटरेटेशन से, तो सी भी नहीं है। प्राइवेट सिंगर एंड जगदीश भगवती बिल्कुल है, सो ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही क्रिटिकल थी कि इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत इफेक्ट डालती है और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालती है। सो ऑप्शन बी, डी, ई इज करेक्ट। यस, सो दीज आर द क्वेश्चंस। यस, thank you very much everyone, and we will continue this series, एंड इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे। और फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक हमारा मिसिंग है तो उस टॉपिक को हम शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।